अरे वाह मंजू, बहुत सालों बाद मैं तेरे घर आ रही हूँ। तूने तो घर को बिल्कुल चकाचक कर दिया है। घर तो क्या, मैं तो छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ। सोसाइटी में बहुत बड़ा नाम है हमारा। हाँ हाँ, वो तो होना ही चाहिए। कबीर भी बहुत मेहनत से पैसे कमाता है। आते समय रास्ते में मुझे कबीर एक लड़की के साथ दिखा था। तुम बताओ कौन हो सकती है वो? उसकी कोई असिस्टेंट एम्प्लॉय होगी। मेरा कबीर मैनेजर की पोस्ट में है ना। बहुत सारे एम्प्लॉयज उसी के अंडर काम करते हैं। किसी को क्या ही पता, वो असिस्टेंट एम्प्लॉय ही कहीं तुम्हारी आगे जाकर बहू ना निकले। ये भला तुम क्या कह रही हो? मेरा कबीर ऐसे काम नहीं करता। मेरी पसंद की लड़की से ही कबीर शादी करेगा। अरे मंजू, तू तो बड़ी भोली है। तुझे नहीं पता क्या, आजकल के लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी करने के लिए तो माँ बाप से पूछते ही नहीं। इस घर में अगर किसी की हुकूमत चलती है ना, तो वो सिर्फ मेरी चलती है और कबीर इस बात को जानता है। ये है मंजू देवी, जो हर माँ की तरह अपने बेटे कबीर से बहुत प्यार करती है। ये प्यार इतना गहरा है कि मंजू कबीर को किसी के साथ भी बांट ही नहीं सकती। मंजू अगर कबीर की किसी से शादी करवाना चाहती थी तो वो कोई गांव की लड़की ही थी जो मंजू की हर बात माने। ज़रा सुनिए, आपके वो दोस्त मोहनलाल नहीं है? मैं चाहती हूँ कि आप हमारे कबीर की शादी के लिए उनकी लड़की का हाथ मांगे। पर शहर में भी तो कितनी सारी लड़कियां हैं, तुम गांव में ही एक लड़की क्यों ढूंढ रही हो? घर कैसे चलाया जाता है, ये शहर की लड़कियों की बस की बात नहीं। मैं तो मेरे कबीर के लिए सीधी सादी लड़की ही चाहती हूँ। आप मोहनलाल जी से बात कर लीजिए। मंजू के कहने पर उसका पति मोहनलाल के पास कबीर की शादी का प्रस्ताव रखता है। दोनों तरफ से बात पक्की हो जाती है, जहां अब कबीर की शादी शालू से तय हो जाती है। 2 महीने बाद दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई गई। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे मंजू देवी चाहती थी। अगली सुबह शालू बिल्कुल सीधे साधे तरीके से तैयार होकर बाहर निकली। शालू को ऐसे देखकर मंजू देवी को बहुत गुस्सा आया। माना तुम गांव से हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें अब कपड़े पहनना भी नहीं आता। ये कैसे से कपड़े पहन रखे तुमने आज के दिन? मम्मी जी, ये कपड़े बहुत हल्के हैं, इसमें काम करने में आसानी रहती है, इसी वजह से पहन लिया। जब मैंने तुम्हें इतनी सारी साड़ियाँ गिफ्ट में दी थी तो भी तुम ये पोंचे जैसी साड़ी क्यों पहन रखी है? नहीं, चाहे कैसा भी दिन हो, तुम मेरी दी हुई साड़ी पहनोगी। कोई भी काम तुम मुझसे बिना पूछे नहीं करोगी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मेरी बात का मान ना रखे। अपनी सास को देखकर शालू समझ गई थी कि उसकी सास तो बड़ी गुस्सैल है, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास की किसी भी बात का बुरा नहीं माना। ऐसे ही वो पूरा दिन बीत गया। अगले दिन शालू तैयार होकर रसोई घर में जाने वाली थी, तभी उसकी नज़र कबीर पर पड़ी, जिसका मुंह बहुत उतरा उतरा सा था। कबीर जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप मुझे थके थके से लग रहे हो। हाँ शालू, दरअसल मेरे सिर में दर्द हो रहा था, पर तुम चिंता मत करो, ये तो थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा। ले, इतनी छोटी सी बात, मैं अभी आपका सिर दबा देती हूँ। यूँ छू मंतर आपका सारा दर्द उड़ जाएगा। शालू के दबाने से कबीर को बहुत आराम मिल रहा था। कबीर तो बस शालू को निहारता ही जा रहा था। शालू और कबीर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे और जब भी वो एक दूसरे को देखते तो बस एक दूसरे को निहारते ही रहते। थोड़ी देर बाद शालू अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाने की सोच रही थी, जहाँ शालू की नज़र सबसे पहले सूजी के पैकेट पर पड़ी। आज तो मैं सबके लिए शालू स्पेशल सूजी का हलवा बनाऊंगी, सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। शालू ने बड़े ही प्यार से सूजी का हलवा बनाया। पूरे घर में सूजी के हलवे की महक फैल गई थी। थोड़ी ही देर में मंजू देवी किचन में आई। उसने जो सूजी का पैकेट स्लैब पे रखा था वो उसको नहीं मिल रहा था। ओफो, यहीं तो रखा था सूजी का पैकेट, कहाँ चला गया? कहीं शालू ने तो सूजी इस्तेमाल नहीं कर लिया। अगर ऐसा हुआ तो आज तो उसकी खैर नहीं। अरे वाह बहू रानी, बहुत ही अच्छा हलवा बनाया है तुमने, ऐसा तो तेरी सास भी नहीं बनाती। सच में शालू, हलवा बहुत अच्छा बना है। मेरा बस चले मैं तो तुमसे हमेशा ही बनवाऊँ। चलो अच्छा है, आप दोनों को हलवा पसंद आया, बस अब माँ जी ही रह गई। अच्छा, तुम्हें बड़ा ध्यान आ रहा है मेरा। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? किससे पूछ के तुमने ये सूजी का हलवा बनाया? मुझे कबीर के लिए इडली बनानी थी। कहा था ना तुमसे, मुझसे बिना पूछे तुम कोई काम नहीं करोगी, फिर भी ये सब। मुझे माफ़ कर दीजिए,
आगे से मैं आपसे हर चीज़ पूछ कर ही करूँगी। अरे क्यों बहू पर चिल्लाए जा रही हो? अपनी मर्जी से क्या वो अब कुछ बना भी नहीं सकती? चलो गुस्सा थूको, लो तुम भी ये हलवा खा लो। मंजू का कबीर के लिए प्यार बहुत ज़्यादा था। वो हमेशा कबीर को अपने पास ही रखना चाहती थी, भले ही उसकी शादी ही क्यों न हो गई हो। शालू, आज तुम तैयार रहना, हम दोनों साथ में बाहर घूमने जाएंगे। जी ठीक है, शाम तक मैं आपको तैयार मिलूंगी। कबीर ने तो मुझसे पूछा भी नहीं, ये दोनों अकेले बाहर जाएंगे? नहीं, ये ज़रूर शालू का करा धरा है, इनको तो मैं अकेले नहीं जाने दूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। कबीर बाहर चलने के लिए शालू को बुला रहा था। वहीं दूसरी ओर मंजू देवी की शक्ल पे तो 12 बजे हुए थे। वो अपनी सांसें ऊपर नीचे करने का दिखावा करने लग गई। माँ, आप ठीक तो हो ना? आपकी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही। हाँ कबीर, लगता है आज मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, तभी बिल्कुल सिर गोल गोल घूम रहा है। कोई बात नहीं माँ, मैं अभी शालू को जाने के लिए मना कर देता हूँ। इतने में शालू से आपके लिए गर्मा गर्म दूध बनवा देता हूँ, आप आराम कर लीजिए। अच्छा हुआ, कबीर ने मेरे नाटक को सच मान लिया। मेरा कबीर मेरे बिना तो कहीं बाहर गया भी नहीं, और आज ये शालू के साथ अकेले घूम रहा था। मेरे होते हुए तो ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मंजू देवी की सारी बातें कबीर ने पीछे खड़े होकर सुन ली थी। माँ, आपने ये शालू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, और आप बीमार होने का नाटक कर रहे थे। माँ, मैं तो शालू को मूवी थिएटर लेके जा रहा था, आपको पसंद नहीं इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। आपने ही तो मेरे लिए शालू को पसंद करा था, और अब आप ही उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। आप कहोगे तो मैं शालू को डिवोर्स दे दूंगा, फिर आप सारा टाइम मेरे साथ ही रहना। पहली बार मंजू देवी को किसी ने जवाब दिया था। मंजू अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसको किसी भी तरह से नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बेटे के लिए बदलाव लाने की कोशिश करी। मंजू अब शालू के साथ प्यार से बात करा करती, उसको किसी भी चीज़ के लिए टोका टाकी नहीं करा करती। और उस दिन के बाद से मंजू ने अपने बेटा बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी में दखल देना बंद कर दिया।